Hello and good afternoon to all of you. I'm Ritesh Jaiswal and welcome to PW Only IS. So good afternoon everyone out there. How are you doing? कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? और ये हमारी तीसरी मुलाकात है ना? 2 मुलाकात हमारी हो चुकी। बहुत सारे लोग हैं। अंशी, संजना, देव, रितेश, अच्छा रितेश भी हैं। संध्या, अननोन भी है यहाँ पे। राघवेंद्र, शिवम, उजाला, साक्षी, प्रीति, तुषार। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यू ऑल आर हियर। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3, है ना? तो लेक्चर नंबर 3 है और ये हमारा बेसिक का कोर्स चल रहा है। हम कुछ एक टॉपिक के ऊपर थोड़ा पढ़ रहे हैं। ब्रिज कोर्स कह सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि आप टीचर की बात समझे, टीचर आपकी बात समझे और साथ ही साथ थोड़ी सी बेसिक सब्जेक्ट्स के ऊपर हम अ, अपनी पकड़ बना लें। इससे आगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है ना आपको? तो पहली क्लास में हमने पढ़ा था सजीव निर्जीव के बीच के अंतर और उस अंतर को थोड़े से अलग डायमेंशन पे देखा था। फिर हमने वायरस की बात की थी, विषाणु की बात की थी। तो वो बात तो हो गई, पहली क्लास फर्स्ट क्लास की कहानी हो गई। दूसरी क्लास में, सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। और कोशिका की बात करते करते हम आ गए थे किस पे? प्लाज्मा झिल्ली पे, कोशिका भित्ति पे। और लास्ट क्लास में आपको याद होगा ना, हमने विसरण और परासरण के ऊपर चर्चा की थी। विसरण और परासरण, है ना? इस पे हमने बात की थी, विसरण पे और परासरण पे। हमने डिस्कस किया था कि कैसे नदी की मछली को समंदर में डाला जाए तो क्या होगा, समंदर की मछली को नदी में डाला जाए तो क्या होगा, और कैसे प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक पारगम्यता के सिद्धांत पे पानी को तो नहीं रोकता, पानी को तो आने जाने देता है, नमक वगैरह को अपने इच्छा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से रोक सकता है और हटा सकता है। ठीक है, हमने ये बात की थी। आगे सेल के स्तर पे थोड़ी और बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? और ये स्टैटिक पार्ट है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ब्रिज कोर्स में, स्टैटिक पार्ट है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जो जान गए बहुत बढ़िया, नहीं जाने कोई बात नहीं, आगे जब पढ़ेंगे तो वो पूरी कहानी अलग होगी। इसी के थोड़े बहुत हिंट का इस्तेमाल होगा, है ना? और यूपीएससी की तैयारी में, अगर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की बात की जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में, इन सब में करंट अफेयर्स का बड़ा महत्व है। समसामयिकी, है ना, कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब की चर्चाएं ज़्यादा होती हैं। तो आने वाले टाइम में जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें बहुत सारे करंट अफेयर्स की चीज़ें हम पढ़ेंगे। आप में से कई लोग अभी भी पढ़ रहे होंगे, है ना? तो अच्छी बात है, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। कई लोग पूछ रहे हैं कि एनसीईआरटी क्या है ना? कितने मासूम लोग हैं जो पूछते हैं कि एनसीईआरटी क्या है ना? तो एनसीईआरटी क्या है मैं बताऊं आपको। 9वीं और 10वीं सीबीएसई बोर्ड में जो किताबें होती हैं, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताब होती है। चाहिए इंटरनेट पे सर्च कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स, पूरी वेबसाइट मिल जाएगी और सारी किताबें आप एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, आप अपने टैब पर, लैपटॉप पे डाउनलोड करके हम रख सकते हैं। और डाउनलोड करके रखेंगे तो उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से आप पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, राइट? तो कोई बात नहीं। अच्छा, करंट अफेयर से याद आया, अगर आप टेलीग्राम पर हैं तो एक पेज है, यानी कि एक मेरा खुद का एक चैनल है, बियॉन्ड अंडरस्कोर यूपीएससी। क्या नाम है? बियॉन्ड अंडरस्कोर यूपीएससी। ये डी है, लेकिन उस पर इंग्लिश पे आता है, तो जाहिर सी बात है आप सबको इंग्लिश समझ में आती है। तो बियॉन्ड अंडरस्कोर यूपीएससी पे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो मैं अपडेट करता रहता हूं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिलता रहेगा। बियॉन्ड अंडरस्कोर यूपीएससी, है ना? उसमें मेरा नाम भी आ जाएगा, बियॉन्ड अंडरस्कोर यूपीएससी विद रितेश आर जायसवाल, जो मेरा नाम है वो आप निकाल के आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना? आपकी मर्जी है।
और आप चाहें तो इसको देखें, क्योंकि आप जब यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप यूपीसी की तैयारी को उसी शिद्दत से करें, उसी स्तर पे लेके जाएं जिस स्तर पे लेके जाना चाहिए, लेके जाएंगे आप। हाँ, हर टीचर का चैनल होता है, मेरा भी यही है, ताकि स्टूडेंट की सहायता क्लास के बाद भी, है ना, और क्लास के साथ भी। न्यूज़पेपर एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस यूट्यूब पर देखना शुरू में अच्छा है, आगे के लिए भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है न्यूज़पेपर को खुद से पढ़ना। खुद से पढ़ना बहुत बढ़िया है ना। स्वयं, स्वयं को काम में लाइए, राइट। तो याद रखिएगा, शॉर्टकट से यूपीएससी नहीं होता। ये सब जो शॉर्टकट्स है ना, ये सही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, यूज कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से पढ़ेंगे ना तो सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते। और आज जो हम बात करेंगे, आज हम उसी सेल की बात करेंगे, सेल पार्ट 2, है ना। सो पार्ट 2.0 होता है ना, मूवीज लगती है, तो ये सेल पार्ट 2.0 कोशिका की संरचना की बात करेंगे, राइट। तो कल हमने जो बात की थी, कल हमने बात की थी कि जो कोशिका है उसके बाह्य आवरण की बात की थी, और हमने एक लंबी सी लिस्ट लिखी थी, याद है आपको। उस लंबी सी लिस्ट में कोशिकांग थे, और कोशिकांग जो है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, इन सब की बात थी। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वही, आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोशिकांग। कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। और सेल ऑर्गेनेल की लंबी सी लिस्ट लिखी थी। पहला था माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तीसरा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ईआर कहेंगे हम इसको, इतनी लंबी बात क्यों याद रखें, ईआर। चौथा था गोल्जी बॉडी। पांचवा था राइबोसोम, है ना। और छठा भी हम देख लेते हैं, लाइसोसोम। याद है ना। आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब की बात कर लें, बहुत बेसिक है, बहुत साधारण है, और इस पे हम काम कर लें। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो सेल ऑर्गेनेल है जिसकी बात हम आज करने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसी को कहते हैं सूत्र कणिका, सूत्र कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्र कणिका। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया देखी थी आपने, देखी है कभी माइटोकॉन्ड्रिया की तस्वीर देखी है आपने। मैं माइटोकॉन्ड्रिया की तस्वीर निकाल के दिखाता हूं आपको, मुझे तस्वीरें निकाल के दिखाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की सुंदर सी तस्वीर जिसको देख के आपका मन प्रसन्न हो जाए, वो देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देखो, देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्यारा सा सुंदर सा माइटोकॉन्ड्रिया। बल्कि डायग्राम क्या, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे निकाल लेते हैं, थोड़ा देखते हैं इसमें क्या आता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना यहां देखिए, ये सेल है ना, इसी सेल में, ये ज्यादा बढ़िया है, इसी सेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें वो सारे हैं जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और हमें कम चीजें पढ़नी है, बहुत नहीं पढ़नी है। तो देखो ये सेल है, ये एक सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस है, और ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कितने माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, 3 माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम बड़ा करें ना तो ऐसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सबसे पहली बात कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका की ऊर्जा गृह। क्या कहते हैं इसको? कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहेंगे आप? कोशिका की ऊर्जा गृह, राइट। और एक माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम अगर बनाए हम, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया था ना, ऐसे था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से था, ऐसे। ये माइटोकॉन्ड्रिया। और पता है आपको एक बात, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहां पे इधर एक डीएनए भी होता है। बड़ी मजेदार बात है, डीएनए। इसको एमडीएनए कहते हैं, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए भी होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? डीएनए होता है। यह डायग्राम बनाने का उद्देश्य यही है कि जब भी माइटोकॉन्ड्रिया देखें आप, तो याद रखिए, हाँ जी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? डीएनए है। नॉर्मली डीएनए कहां होता है? केंद्रक में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो एक बात बताइए कि हमारे शरीर की कोशिका में डीएनए कहां कहां मिलेगा? सिर्फ केंद्रक में, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, या दोनों में? बताइए जरा। हमारे शरीर में हमारे शरीर में डीएनए की संरचना कहां मिलेगी? सिर्फ केंद्रक में, सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में, या दोनों में? दोनों में। और दोनों में मिलेगी तो उसको कहेंगे एमडीएनए। एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, है ना। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में और आपके बाइक के या कार के इंजन में कोई फर्क नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में और बाइक और कार के इंजन में कोई फर्क नहीं है ना। कैसे फर्क नहीं है? ये बेसिकली हमारी कोशिकाओं का इंजन है, इसीलिए इसको पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं, राइट। पावर हाउस कहते हैं या ऊर्जा गृह कहते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे? बाइक का इंजन कैसे और माइटोकॉन्ड्रिया एक कैसे? हमारे शरीर का इंजन, हमारी कोशिकाओं का इंजन माइटोकॉन्ड्रिया है। अच्छा, इंजन का काम क्या है? इंजन का काम है कि ऊर्जा उपलब्ध कराना जिससे गाड़ी चले। सोचिए, बाइक अगर आपको चलानी है और बाइक अगर आप चला रहे हैं, तो क्या बाइक बिना इंजन चालू किए चलेगा? क्या नहीं चलेगा ना। तो बाइक बिना इंजन किए चालू किए नहीं चलता है। और आप क्या करते हैं? बाइक के इंजन को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालते हैं। क्या डालते हैं? पेट्रोल। और पेट्रोल का जब दहन होता है, दहन का मतलब समझते हैं? पेट्रोल जब जलता है, तो पेट्रोल जब जलता है तो पेट्रोल जलने के बाद किस में टूटता है? पानी में और कार्बन डाइऑक्साइड में। वो धुआं निकलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो एक इंजन में, बाइक के इंजन में, देखो मैं ध्यान से समझो, आप बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं। तो इंजन में क्या होगा? तो पेट्रोल है और पेट्रोल के साथ ऑक्सीजन मिला, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ, पानी पैदा हुआ, और उससे निकल गई क्या? ऊर्जा। इसी ऊर्जा से बाइक चल रही होती है, इसी ऊर्जा से चल रही होती है ना। ये बाइक की कहानी है या कार की कहानी है, बाइक और कार की कहानी, ठीक है। पेट्रोल के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, पानी वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड धुएं के रूप में निकलता है। पेट्रोल के दहन से, टूटने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें ऊर्जा निकल के बाहर आती है, राइट। अब देखिए, है ना। अच्छा, एक सर्वे करते हैं, समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, नहीं आ रहा है तो नो लिखिए। तीसरी क्लास है, पहली, दूसरी, तीसरी। अगर इन तीनों क्लासेस में आपको बात समझ में आ रही है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। क्लियर कट, एकदम ईमानदारी, कोई तकलीफ नहीं। 2-3 नो आए, बाकी सब यस है, यस है, यस है, यस है, यस है,
यस है, यस है, सारे यस हैं, है ना? तो अब तक के सारे मामले यस हैं। ओके, यस 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 यस, बहुत अच्छे से, है ना? अब आप देखो, आप ये बताओ, आप ही ये बताओ, आप ही ये बताओ, यस कितने लोग बोल रहे हैं, नो कितने लोग बोल रहे हैं, है ना? आप देख लो ना, आपके सामने है ना, यस वाले और नो वाले, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, यस कितने लोग बोल रहे हैं, नो कितने लोग बोल रहे हैं, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। अच्छा, नो वाले कई बार नो बोल रहे हैं, है ना? कई नो वाले कई बार नो बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं, तो मेहनत आपको करनी है ना, या मैं मेहनत करूंगा आपके बदले में? ठीक है, मैं तो मेहनत नहीं करूंगा, मैं आपके घर पे आपके बदले में आके तो नहीं पढ़ूंगा। आपकी स्टडी, आपकी समझदारी, आपकी जिम्मेदारी है, राइट? मेरी जिम्मेदारी वो नहीं है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा बल आप लगाएंगे, ठीक है? इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, यू गेट द पॉइंट? इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। मेरे लिए तो ये एक बैच है, और ये दिन भर का चौथा बैच है ना? तो इस परीक्षा को पास करके आप आईएएस बनेंगे, मैं तो नहीं बनूंगा, तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप उठाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है आप कह दीजिए संस्थान को कि सर कोई दूसरा टीचर भेज दीजिए, या दूसरे बैच में दूसरे टीचर से पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है। यू गेट द पॉइंट? तो क्लियर कट मामला है, पैसिव लर्निंग नहीं होगी। पैसिव लर्निंग का मतलब है कि ये नहीं होगा कि मैं कोई टैबलेट घोल के पिला दूंगा आपको और आपको ये चीजें आ जाएंगी। हर व्यक्ति यहां जो बैठा है वो 10वीं पास करके बैठा है, और 10वीं पास व्यक्ति को इतनी बात समझ में आनी चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब है कि 9वीं 10वीं की पढ़ाई ठीक से नहीं हुई तो अब कर लो, अब कर लो। और अब कैसे करोगे? क्लास में नहीं होगी, अब आप अपने स्तर पे करोगे। जो कमी पीछे पूरा रह गया उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। घड़ा जब भरेगा ना तभी जाके बाहर पानी छलकेगा, है ना? तो निकालो एनसीईआरटी की किताब 6th 7th 8th और पढ़ो, और उसके पढ़ने के बाद फिर 9th 10th फिर पढ़ो, है कि नहीं? मैं तो 9वीं 10वीं तक ही बात कर रहा हूं, मैं तो 11वीं 12वीं की बात पे भी गया ही नहीं, है ना? तो उसकी चिंता मत कीजिए आप, 11वीं 12वीं की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो 9वीं 10वीं की बात कर रहा हूं। अब ये तो आपकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो मैंने कहा कि हमारे कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, कोशिका के अंदर की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक बाइक और कार के इंजन के समान है। अब क्या है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तो आपने देखे नहीं है और ना ही आप देख पाएंगे। बाइक और कार के इंजन तो देखे हैं, और बाइक और कार के इंजन में क्या डालते हैं आप ईंधन के रूप में क्या डालते हैं? पेट्रोल। और पेट्रोल ऑक्सीजन के हेल्प से जलता है। आपने बचपन में इस बात को पढ़ा है कि किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के हेल्प के नहीं जल सकता, है ना? और जब भी पेट्रोल ऑक्सीजन की हेल्प से जलेगा तो क्या निकलेगा?
उसके साइलेंसर से धुआं यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जलवाष्प के रूप में, वेपर के रूप में, और साथ में क्या मिलेगा आपको? ऊर्जा। और उसी एनर्जी से गाड़ी आगे बढ़ती है। पेट्रोल जलता जाता है, धुआं निकलता जाता है, गाड़ी बढ़ती रहती है। यू गेट द पॉइंट? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी वही काम करता है, तो कैसे? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया है ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे काम करेगा, इस बात को समझो। हमारे शरीर के लिए ईंधन क्या है, पहले इस बात को समझो। आप सबसे एक सिंपल सी सवाल पूछता हूं, आपके शरीर का, मेरे शरीर का ईंधन क्या है? और उसका सिंपल एक आंसर बताइए कि आपने क्या खाना खाया है। What was your lunch? I'm sure that you have already done your lunch. What was your lunch? मैंने लंच नहीं किया क्योंकि मैं सुबह 9 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूं, तो मैं आपकी क्लास के बाद जाके ढंग से खाना खाऊंगा, है ना। आपने क्या लंच किया? लंच क्या किया? चावल रोटी क्या खाया, है ना। राइस एंड वेजिटेबल, वेरी गुड। दाल चावल, वेरी गुड। चिकन खाया है किसी ने, वेरी गुड। चिकन के साथ सिर्फ चिकन खाए हो, चावल भी खाए हो? दाल चावल। तो देखिए आप, हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें एक चावल बहुत जरूरी चीज होती है और एक रोटी बहुत जरूरी चीज होती है। हम हमेशा चावल और रोटी में से कोई एक तो खाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, अगर आप उत्तरी भारत में रहने वाले लोग हैं, तो आपके भोजन में या तो चावल होगा या फिर रोटी होगी। उसके अलावा सब्जियां, दाल, सब कुछ होंगे। और ये जो चावल और रोटी है ना, ये मुख्य मानते हैं क्योंकि ये ईंधन है। जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, हमारे शरीर के लिए ईंधन क्या है? चावल और रोटी है। लेकिन चावल और रोटी में क्या है? चावल और रोटी में क्या है? रासायनिक तौर पे चावल और रोटी में क्या है? तो चावल और रोटी में बेसिकली स्टार्च है। क्या है? स्टार्च। का नाम सुना है स्टार्च का? चावल से जो माड़ निकलता है ना, जो पानी निकलता है, उसी को स्टार्च कहते हैं। और उस स्टार्च का अगर पाचन हो जाए, पेट में अगर चावल पच जाए, पेट में जाने के बाद रोटी पच जाए, तो उससे मिलेगा ग्लूकोज। क्या मिलेगा? ग्लूकोज। जैसे कि आप एक बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में, शरीर को चलाने के लिए, कोशिकाओं को चलाने के लिए आप स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट डालते हैं, जो ग्लूकोज में टूटता है। क्या है वो? ग्लूकोज। तो हमारे बॉडी में हम डालते हैं स्टार्च, जो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी कह रहा हूं मैं, ये तो इंजन में था, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के साथ क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। अब सवाल है, ऑक्सीजन कहां से आया? ये नाक जो है वो क्या है? सांस लेने का जरिया है ना। हम हमेशा सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि आप जब सांस लेते हैं तो साथ में हवा, और हवा में कितना है? 21% ऑक्सीजन है। और वो ऑक्सीजन कहां पहुंचता है? हमारे सभी कोशिकाओं में, राइट। और कोशिकाओं में जब पहुंचता है ऑक्सीजन, तो यहां पे कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचता है, तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है। जैसे पेट्रोल को तोड़ता है, वैसे ही ग्लूकोज को तोड़ता है। और फिर यहां बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और फिर मिलती है एनर्जी, ऊर्जा। क्या मिलती है यहां भी? ऊर्जा। और इस ऊर्जा से क्या होता है? हम चलते हैं। इस ऊर्जा से हम चलते हैं। तो बताइए, हम ये कह सकते हैं क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर का इंजन है, हमारी कोशिकाओं का इंजन है ना। तो ये भोजन से मिला। ये कहां से मिला? देखिए ध्यान से, मैं लिख देता हूं यहां पे। ये ग्लूकोज कहां से मिला? भोजन से। ये कहां से मिला? श्वास से, राइट। उसके लिए व्यवस्था बनी हुई है। और ये हम कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में छोड़ देते हैं, पानी की वेपर भी निकलती है, आप देखा होगा आपने, और ऊर्जा मिल गई। तो बताइए, अगर मैं इसी बात को कह रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली एक ऊर्जा केंद्र है, पावर हाउस है, जिसका काम है पावर देना, जिसका काम है
पावर देना। ठीक है, लिख लिया आपने इसको। अब लिखिए इसी के नीचे, लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज के विघटन से, ग्लूकोज के विघटन, विघटन मतलब टूटना, ग्लूकोज के विघटन से ग्लूकोज के विघटन से ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ऊर्जा उपलब्ध कराता है, ऊर्जा उपलब्ध कराता है ना? क्या उपलब्ध कराता है? ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्लियर है? इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। तो हम जो सांस लेते हैं उस सांस की आवश्यकता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑक्सीजन कहां चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को। हम जो रोटी चावल खाते हैं उससे ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज कहां चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को। ग्लूकोज को तोड़ा और उससे ऊर्जा निकाल लिया, ऊर्जा से चल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया लगातार मेरे शरीर में कार्य कर रही है। आप जो लिख पा रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपके शरीर में लगातार काम कर रहा है। यू गेट द पॉइंट? अच्छा, हमारे शरीर में ऊर्जा का कौन सा रूप है? किस रूप में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैं कहूं कि घर में ऊर्जा की कौन सा स्वरूप इस्तेमाल करते हैं, तो घर में ऊर्जा के जिस स्वरूप का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिसिटी, है ना? किचन में जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एलपीजी, एलपीजी गैस। वैसे ही हमारे शरीर में जो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ऊर्जा की जो स्वरूप है उसका नाम है एटीपी। क्या नाम है उसका? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक बैटरी की तरह है। हमारी कोशिकाओं में बहुत छोटी सी बैटरी है, देख नहीं पाएंगे आप, और यह बैटरी चार्ज होती है, डिस्चार्ज होती है। और जब मैं बोल रहा हूं ना तो कई सारे एटीपी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया उसको चार्ज कर देता है कि नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति पूछे कि घर में ऊर्जा का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिसिटी के रूप में करते हैं, किचन में ऊर्जा का इस्तेमाल हम गैस के रूप में करते हैं, बाइक में ऊर्जा का इस्तेमाल हम पेट्रोल के रूप में करते हैं, तो हम अपने शरीर में ऊर्जा का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं? तो उसका नाम है एटीपी। एटीपी जो है वो जैविक ऊर्जा स्वरूप है। जैविक मतलब जीव जंतुओं की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? जीव जंतुओं की ऊर्जा। मैं, एक बिल्ली, एक बंदर, एक बरगद का पेड़, एक जीवाणु, एक अमीबा, इन सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा देता है वो किस रूप में देता है? एटीपी के रूप में देता है। एटीपी नहीं देख पाएंगे आप, बस आप ये समझिए कि वो एक बैटरी की तरह है। राइट? ठीक है, तो एक और पॉइंट लिखिएगा यहां पे, यहां पे लिखिए, एक और पॉइंट लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कोशिकाओं को और शरीर को, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कोशिकाओं को और शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ऊर्जा उपलब्ध कराता है। ऊर्जा उपलब्ध कराता है। राइट? तो हमारी शरीर, एक और पॉइंट लिख लीजिए, एक और पॉइंट लिखिए। सजीव, सजीव एटीपी के रूप में ही ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। सजीव एटीपी के रूप में ही ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत?
ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से आपकी जान पहचान हो गई। अब आइए, दूसरा जो टॉपिक है वो है हरित लवक। अच्छा, हरित लवक की कहानी क्या है? हरित लवक, हरित लवक का हिंदी नाम, इंग्लिश नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है बेसिकली? क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादप में पाया जाता है, सिर्फ पादप में, सिर्फ पादप कोशिका में, जंतुओं में अनुपस्थित। सिर्फ पादप कोशिका में उपस्थित, जंतुओं में अनुपस्थित, है ना? तो दे आर एब्सेंट इन एनिमल, है ना? और क्लोरोप्लास्ट की तस्वीर दिखाऊं आपको? चलिए क्लोरोप्लास्ट भी दिखा देता हूं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है और इसी हरे रंग के कारण पूरे प्लांट जो हैं वो ग्रीन दिखते हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ना, कि सारी संरचना किस चीज की है? क्लोरोप्लास्ट की है ना? जैसे आपको याद होगा ना, हमने डिस्कस किया था कि एक प्लांट सेल ऐसा दिखता है, बड़ी सी वैक्यूल होती है, याद है आपको? राइट, देखिए ध्यान से, कोई और मिल जाते मैं और निकालता हूं। ये देखो, ये ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, है ना? और ये देखो आप, प्लांट सेल, ओ सॉरी, देखो आप, देख रहे हैं आप, पूरे प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में सेल वॉल होता था, याद है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने पढ़ा। लार्ज वैक्यूल, ये खाली रिक्तिका है, रिक्तिका, ये न्यूक्लियस है। और देखिए आप, इसमें आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है क्या कहीं पे? ये देखो क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग वाला क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये जो हरा रंग का दिख रहा है ना, यहां मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखिए, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। खूब सारे क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है और ऐसे हरे रंग के बहुत सारे दिख रहे, कितने सारे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया तो चार ही दिख रहा है, लेकिन हरित लवक, हरे रंग का ये जो तत्व है, ये जो अंग है, वो बहुत सारे हैं। तो पूरी कोशिका हरी दिखेगी, राइट? और अगर पूरी कोशिकाएं हरी दिखेंगी तो पूरा पत्ता हरा दिखेगा, क्योंकि पत्ता कोशिकाओं से ही तो मिलकर बना है। और अगर पत्ते हरे दिखेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा दिखेगा। तो आप अपने आसपास जो हरियाली देखते हैं ना, हरियाली, ग्रीनरी, उसके पीछे की कहानी कौन है? राइट, उसके पीछे की कहानी यही क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? हरे रंग का है। अब सवाल है कि हरा क्यों है ना? तो जैसे कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? वो पावर हाउस है। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या फायदा है? प्लांट क्लोरोप्लास्ट का क्या करेगा? तो पहले क्लोरोप्लास्ट की बात समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है। हरा क्यों है भाई? क्योंकि उसमें एक हरा रंग का पिगमेंट है। पिगमेंट समझते हैं? पेंट लगा हुआ है, हरे रंग के पेंट है। पेंट समझते हैं? जैसे दीवार पे सफेद है तो कोई रंग नहीं है, और दीवार पे हरे रंग का पेंट कर दिया तो कमरा हरा दिखने लगा। क्लोरोप्लास्ट हरा इसलिए दिखता है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग के पेंट से उसकी रंग रोगन की गई है। उस पेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल, है ना? क्लियर है? तो देखिए आप, ये मान लीजिए, ऐसे मान लेते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। लेकिन उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ध्यान से देखो, अंदर ये बहुत सारे पेंट्स हैं, बहुत सारे पिगमेंट्स हैं। क्या है इसके अंदर? क्लोरोफिल। ये बहुत सारे क्लोरोफिल है। इतना हरा भर दिया आपने कि पूरा हरा दिखने लगा। तो ये क्या है? क्लोरोफिल। इसको हिंदी में कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित, पर्णहरित, पर्णहरित। क्लोरोफिल। और पर्णहरित का रंग कैसा होता है? रंग
हरा, रंग हरा, जिसके चलते पूरी संरचना हरी। राइट? तो लिखिए, हरित लवक, हरित लवक पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण, हरित लवक पर्ण हरित, हरित लवक पर्ण हरित के उपस्थिति के कारण हरा दिखता है। पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है। पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरा दिखता है। ठीक है? अब ये करता क्या है, इसका काम क्या है? ये जो क्लोरोप्लास्ट एक अंग है, उसका काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक अंग है, कोशिका का काम है पावर हाउस। इसका काम क्या है? ये किचन है। किचन समझते हैं? किचन में क्या होता है? खाना बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है। राइट? ये प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ रखा होगा ना आपने। छठी क्लास से प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, छठे में भी पढ़ना है, सातवें में भी पढ़ना है, आठवें में भी पढ़ना है, और फिर उसके बाद पढ़ना है 10वीं क्लास में। तो प्रकाश संश्लेषण काम करता है। ये क्या करता है? सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है। आप देखते हैं ना, घर में जो पेड़ पौधे हैं उसको हम छाया में नहीं रखते, हम उसको धूप में रखते हैं। हम कहते हैं धूप मिलेगा ना तो खाना बनाएगा ये। तो ये खाना बनाने का काम कौन करता है? ये खाना बनाने का काम करता है ये क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम ऊर्जा गृह कहेंगे, तो जो खाना बनाएगा उसको क्या कहेंगे? किचन। किचन। तो क्लोरोफिल या पर्णहरित का काम क्या है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में यह प्लांट में भोजन का निर्माण करता है। प्लांट ही एक ऐसा है जो भोजन का निर्माण कर सकता है, हम भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, है ना? तो लिखिए, 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 हरित लवक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हरित लवक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है, जिसे फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे इसको? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। पढ़ा है ना आपने बचपन में? बचपने में पढ़ा है आपने इसको। अच्छा, एक और बात पता है ना कि पेड़ पौधे ही जो है ना वो भोजन बना सकते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स हैव कैपेसिटी टू मेक देयर ओन फूड। अब आप कहोगे नहीं नहीं, मम्मी भी भोजन बनाती है, तो क्या मम्मी भी प्रकाश संश्लेषण करती है? या पापा बनाते तो क्या पापा भी प्रकाश संश्लेषण करते? नहीं। मम्मी या पापा या घर में जो लोग भी भोजन बनाते हैं वो भोजन बनाते नहीं, वो भोजन पकाते हैं। भोजन बनाना और भोजन पकाना में अंतर है। इट्स अ कुकिंग, नॉट मेकिंग। वी डोंट यूज द वर्ड मेकिंग, वी से कुकिंग। कहते हैं ना व्हाट्स कुकिंग, क्या पक रहा है। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं क्या बन रहा है, राइट। लेकिन भोजन बनाने की जहां तक बात आएगी, वो सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे ही बना सकते हैं, और बनाने की क्रिया यही है। लिखिए, लिखिए एक और पॉइंट। हरित लवक को, हरित लवक को, हरित लवक को, हरित लवक को
कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं किचन ऑफ द सेल? क्योंकि भोजन बनाता है, इसी के बनाए हुए भोजन तो हम खाते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं, जो ग्रेन्स, क्रॉप्स, दाल, चावल, सब तो यहीं से आते हैं। राइट? गेट द पॉइंट? क्या हो गया अरशद? सर तुम झूठ बोल रहे हो, गुस्से में बोल रहा है। क्या हो गया? मैं आपको आप बोलता हूं, है ना? मैं स्टूडेंट्स को आप कहता हूं, लेकिन आप टीचर को तुम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो हटाओ, ये सब बात रहने दो। ये बताओ झूठ क्या बोला मैंने? चलो आगे बढ़ते हैं। एनीवे, तो देखो ध्यान से, तो इसको क्या कहेंगे? कोशिका का रसोई गृह कहेंगे। रसोई गृह का मतलब क्या होता है? कि इट्स किचन ऑफ द सेल, जहां पे कोशिकाएं अपना खाना बना लेती हैं। और ये वाली स्थितियां सिर्फ और सिर्फ किस में है? हरे पेड़ पौधों में है। लेकिन ऐसे कई पेड़ पौधे हैं ना जो हरे नहीं है। जैसे मशरूम हरा नहीं है ना, लेकिन पेड़ पौधा तो है। मशरूम, राइट, मशरूम जो है वो हरा नहीं है लेकिन पेड़ पौधा है। तो क्या मशरूम अपना खाना बनाता है? नहीं बना पाता। इसलिए मशरूम कहां उगता है? गोबर पे। मशरूम कहां उगता है? पुराने लकड़ी पे। फफूंदियां कहां उगती हैं? ब्रेड पे, खाने पे, क्योंकि अपना भोजन नहीं बना पाते। अपना भोजन बनाने की क्षमता सिर्फ तभी होगी जब हरे पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों की हरियाली का कारण क्या है? क्लोरोप्लास्ट, और वही करता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है? ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई। तो क्लोरोप्लास्ट से भी आपकी जान पहचान हो ही गई। लेकिन एक और बात बताइए, क्या आपको प्लांट में सिर्फ हरे रंग दिखते हैं? राइट? क्या आपको प्लांट में सिर्फ हरे रंग दिखते हैं? नहीं, हरे रंग के अलावा और भी रंग दिखती है ना। तो देखिए, पादप के रंग, पेड़ पौधों में रंग, पेड़ पौधों में रंग, है ना? ये हेडिंग लिख लीजिए। और अगर मान लो, यहां पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अगर पेड़ पौधों का रंग हरा है, हरा रंग, तो हरा रंग के पीछे कौन है? पर्णहरित। कौन कारण है? पर्णहरित। पर्णहरित। क्लोरोफिल। उसके पीछे कारण क्या? कौन सा पेंट लगाया है? क्लोरोफिल। हरा रंग के पीछे क्लोरोफिल। और अगर पीला रंग है तो ध्यान रखना पड़ेगा, उसका नाम है जैंथोफिल। इंग्लिश में ही है, जैंथोफिल। और अगर नारंगी लाल है तो, पूरा लाल नहीं, नारंगी लाल। नारंगी लाल समझते हैं? जैसे गाजर का होता है, गाजर का देखा है आपने? राइट? गाजर। तो नारंगी लाल जो होता है ना, उसके पीछे है कैरोटीन। क्या नाम है उसका? कैरोटीन। कैरोटीन। राइट? चौथी बात, फोर्थ, राइट, कई बार होता है एकदम लाल, है ना, लाल, पूर्ण रूप से लाल,
तो अगर पूर्ण रूप से लाल होगा या बैंगनी होगा या नीला होगा तो उसका है एंथोसियानिन। क्या नाम है इसको? एंथोसियानिन। रंजक के नाम है, सब रंग है, सब रंग है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टमाटर का लाल, सिर्फ टमाटर, टमाटर तो खाया है ना, टमाटर का लाल लाइकोपीन। कौन सा होगा? लाइकोपीन। ठीक है, तो अब तो ये आंसर मिल गया ना कि अलग अलग रंग प्लांट्स में क्यों दिखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रंग प्लांट्स में क्या दिखता है? किस रंग की बात सबसे अधिक होनी चाहिए? सबसे अधिक प्लांट में जो दिखता है वो है हरा रंग। और हरे रंग कैरोटीन, नारंगी लाल। नारंगी लाल मतलब गाजर वाला लाल। गाजर देखा है ना आपने? तो गाजर का लाल, आम का लाल। आम एकदम लाल नहीं होता, नारंगी लाल होता है, खूब पकने के बाद नारंगी लाल होने लगता है। लेकिन एकदम लाल हो, बैंगन बैंगनी होता है, कई बार फूल नीले होते हैं, तो उस तीनों के लिए एक ही है, एंथोसियानिन। क्यूकुम्बर हरा है तो कौन होगा उसमें? क्लोरोफिल। हरा क्लोरोफिल, ग्रीन है। हाँ, टमाटर का रेड अलग है, टमाटर का रेड अलग है, वो लाइकोपीन है, वो टमाटर में ही पाया जाता है। और ये बहुत बढ़िया दवा के रूप में काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दिया प्लांट के अंदर ऐसे कहानी कहां से है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने शुरू में लिस्ट बनाई थी ना, अब देखो लिस्ट में 2 हमारा टिक हो चुका। अब आइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस पे आ रहे हैं आप? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्रद्रवी जालिका क्या है, कैसा दिखता है, पहले इस बात को समझते हैं, है ना। मैं आपको चित्र दिखाऊं पहले इसका? चलिए चित्र देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी चित्र समझते हैं। एक सेल में, है ना, सेल के डायग्राम में समझे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। ये देख रहे हो आप, ये जो है ना, ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है नीला वाला। और केंद्रक के चारों तरफ देखो पाइप जैसी संरचना है, उसी का नाम रखा क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, तो ये केंद्रक है, केंद्रक के इर्द गिर्द ये जो आप देख रहे हैं थोड़े हरे रंग का दिख रहा है, ये जो बना हुआ है पाइप जैसी संरचना जो केंद्रक को घेरे है और पूरे कोशिका के अंदर लंबे एरिया तक फैला हुआ है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। मैं इसके डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आएगा, है ना।
जैसे मान लीजिए कि मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ये मान लो यहां पर ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक है, केंद्रक दिख रहा है, और पूरी बोर्ड कोशिका है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा दिख रहा है, ये पाइप जैसी संरचना है, देख रहे हैं आप, ऐसे एक पाइप, और ये पाइप फिर दूसरे पाइप से जुड़ गया है, देख रहे हैं आप, और फिर ये पाइप यहां जुड़ा हुआ है, फिर ये आगे भी जुड़ जाएगा, और ऐसे करके जुड़ जुड़ के एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण ये कर सकता है ना, ये बड़ी सी संरचना का निर्माण कर सकता है, यहां से जुड़ जाएगा, कहीं से भी जुड़ जाएगा, फिर ये एक अलग पाइप से जुड़ गया, देख रहे हैं आप, इंटरकनेक्टेड पाइप्स हैं, आपस में जुड़े हुए पाइप है, और ये आपका ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। तो इस संरचना को क्या कहेंगे, ईआर, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां से यहां तक, ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई तकलीफ, राइट। अब इसका काम क्या है, काम इसका बड़ा यूनिक है, बड़ा ही बढ़िया काम करता है ये। देखिए इसमें क्या होता है ना, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, हमारे लिस्ट में एक और नाम है, पहले ये नाम देखो आप, एक नाम और है, और वो नाम है राइबोसोम, यू नो, राइबोसोम। तो होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये राइबोसोम बहुत छोटे से मोती के समान संरचना है, छोटे छोटे होते हैं, मोती जैसे होते हैं, बहुत छोटे, राइट। तो ये मोती जैसी संरचनाएं इसी के ऊपर आके बैठ जाती हैं। मैं दूसरे रंग से करता हूं ताकि आप देख पाए, दिख तो रहा है ऐसे भी, लाल से भी है ना, फिर भी मैं दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ये मोती जैसी संरचनाएं इस पे आके बैठ जाती हैं, तो जब बैठ जाएंगी इसके ऊपर आके, और ये मोती जैसी संरचनाएं क्या है, राइबोसोम है, क्या कहेंगे इसको, राइबोसोम, दीज आर राइबोसोम, है ना। और जरूरी नहीं कि सब पे बैठा हो, लेकिन अधिकांश पे बैठा हुआ मिलेगा। देखिए ये संरचना को क्या कहेंगे आप, राइबोसोम, राइबोसोम। अच्छा, राइबोसोम अगर चिपक जाए तो पहले ये चिकना दिख रहा था, अब ये खुरदरा दिख रहा है, दिख रहा है खुरदरा। अगर इसके ऊपर हाथ ऐसे फेरे, मान लो अगर हाथ ऐसे फेरे तो कैसा नजर आएगा आपको, खुरदरा महसूस होगा ना। खुरदरा का इंग्लिश क्या होता है, रफ। और रफ कब होगा, जब इसके ऊपर राइबोसोम चिपका होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस भाग पर राइबोसोम चिपक जाता है, राइबोसोम एक छोटी सी संरचना है, तो राइबोसोम चिपकने के चलते वो बन जाता है रफ ईआर। क्या बन जाता है, रफ ईआर। तो देखिए ध्यान से, ये जो संरचना बनी यहां पे मैं फिर से लिख रहा हूं, ये जो संरचना बनी यहां से लेके यहां तक, इस ईआर को कहेंगे रफ ईआर। ईआर का मतलब क्या, अंतः प्रद्रवी जालिका, खुरदरी ईआर, खुरदरी ईआर, है ना। और जिस संरचना पे नहीं है, जैसे मान लीजिए यहां नहीं है, इस जगह है क्या, इस जगह तो नहीं है ना, नहीं दिख रहा, तो ये वाला होगा स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर, चिकनी ईआर, चिकनी ईआर, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। अब बना लीजिए, पहले तो इसको बनाइए, बिल्कुल बनाना है।
एक ब्लैक कॉफी दे देना। दे दो। राइबोसोम क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। राइबोसोम को हिंदी में राइबोसोम ही कहते हैं। तो राइबोसोम क्या है मैं बताता हूं। चलो, ईआर तो पाइप जैसी संरचना है जो पूरे केंद्रक से निकलती हुई लगती है। राइबोसोम एक मशीन है। ध्यान से सुनिए, राइबोसोम एक मशीन है। इस मशीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। राइट। इस राइबोसोम का काम क्या है? मशीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। हमारे शरीर में जो है ना, ये मांसपेशी, हमारे शरीर की त्वचा, हमारे बाल वाल सब प्रोटीन से बने हैं। तो पूरी की पूरी संरचना रफ, यहां से यहां तक दोनों साइड, और ये पूरी की पूरी दोनों संरचना जो है वो दोनों साइड स्मूथ है। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन कैसे बनाएगा राइबोसोम? तो हमारे खाने पीने से जो तत्व मिलते हैं ना, हमें तोड़ तोड़ के प्रोटीन बना देता है। राइबोसोम लगभग वैसा ही है ना जैसे आपके घर में, अच्छा आपके घर में एक उपकरण होगा जिसका नाम है मिक्सर ग्राइंडर। है, देखा है आपने घर में मम्मी पापा को मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हुए? मिक्सर ग्राइंडर में क्या यूज करते हैं आप? मसाले पीसते हैं, मिक्सी जिसको कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिक्सी। क्या कहते हैं उसको? मिक्सी। तो मिक्सी आपने देखा है ना घर में मसाले पीसने के लिए। और मिक्सी में हम क्या डालते हैं? कच्चे पदार्थ डालते हैं, खड़े मसाले डालते हैं, बटन दबाते हैं, गिर, मसाला तैयार, है ना। राइबोसोम बिल्कुल वैसा ही है। राइबोसोम एक मिक्सी टाइप का मशीन है। इसके अंदर कच्चा पदार्थ डालो, हमने जो खाना खाया उसी के कुछ कुछ चीजों को डालो, और ये उसको जोड़ तोड़ के क्या बना देगा? बढ़िया प्रोटीन बना देगा। लेकिन जैसे मिक्सी को चलाने के लिए आपको एक सतह पे रखना पड़ता है, याद करो आप। क्या मिक्सी को आप ऐसे हवा में चला सकते हो क्या? ऐसे हवा में मिक्सी टांग दिया चला दिया, चलेगा? नहीं। मिक्सी को चलाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सी को निकालते हैं, किसी बढ़िया सतह पे रखते हैं, उबड़ खाबड़ नहीं, अच्छी सतह पे उसको हम पहले फिक्स करते हैं, और उसके बाद हम बटन दबाते हैं। और फिर वो सतह पे अगर स्टेबल है तो मसाला अच्छे से पीस देगा। उबड़ खाबड़ सतह पे रख दिया, हवा में टांग दिया, तो क्या वो चलेगा? नहीं चल पाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से ये जो राइबोसोम है ना, ये प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम का काम क्या? प्रोटीन बनाना। लेकिन प्रोटीन तभी बनाएगा जब ये किसी सतह पर आएगा, और इसके लिए सतह देता कौन है? ईआर। ईआर कहता है आओ मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरी सतह पे आके बैठ जाओ और खूब बढ़िया प्रोटीन बनाओ। लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा कि जब जब राइबोसोम जुड़ा, तो कहा कि राइबोसोम जुड़ा हुआ है तो इसको हम रफ ईआर कहेंगे, क्योंकि खुरदरा दिख रहा है ना? और अगर राइबोसोम नहीं जुड़ा है तो स्मूथ ईआर कहेंगे, जो खुरदरा नहीं दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों के कार्य की बात करें, यहां देखिए आप, इसका कार्य क्या है?
कार्य, इसका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना। इसका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, और ये इसमें क्या करता है? सहायक। ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिख रहा हूं? सहायक। सहायक। ईआर इसमें सहायता करता है। कैसे ऐड होता है ये छोड़ दीजिए, इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतने में तो अभी तो कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, ये तो हमारे यूपीएससी के कंटेंट का 5% नहीं है अभी, अभी तो बेसिक है ना? तो बताइए, राइबोसोम का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। और रफ ईआर क्या कर रहा है? इसमें सहायता कर रहा है, राइट? तो फिर स्मूथ ईआर का कार्य क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है वसा का निर्माण। वसा संश्लेषण। वसा समझते हैं? तेल। वसा संश्लेषण। हमारे शरीर में भी तेल बनता है। अच्छा, सुबह सुबह उठते हैं आप, खासकर गर्मी के दिनों में, जब सुबह सुबह आप उठते हैं गर्मी के दिनों में, तो बहुत लोगों के चेहरे पे बहुत सारा तेल आ जाता है। मतलब ऐसे हाथ पोंछे तो एकदम बढ़िया, चेहरे पे तेल ही तेल है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? तो बताइए ये तेल कहां से आ रहा है? ये चेहरे से निकलने वाले, त्वचा से निकलने वाले तेल, वो तेल है जो हम खाए थे हमने? नहीं, हमारे त्वचा की कोशिकाओं ने बनाए। तो त्वचा की कोशिकाओं ने बनाए। अगर आपकी स्किन तैलीय है तो ज्यादा तेल निकलेगा, ड्राई है तो कम निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर, है ना? तो ये जो तेल निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? त्वचा की कोशिका से। और कोशिका में वो तेल कौन बना रहा है? स्मूथ ईआर, वसा संश्लेषण। लेकिन त्वचा, मांसपेशियां किससे बनी हैं? प्रोटीन से। तो बताओ, एक बात बताओ, शरीर को किसकी आवश्यकता ज्यादा है, प्रोटीन की या वसा की? बताओ जरा। हाँ टीना, आप भी बताओ, शरीर को किसकी आवश्यकता ज्यादा है, प्रोटीन की या वसा की? प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है। प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा है, वसा की आवश्यकता कम है। डॉक्टर कहते हैं ना, प्रोटीन ज्यादा खाना है, वसा कम खाना है, तेल कम खाने हैं। तो शरीर भी प्रोटीन ज्यादा बनाता है, तेल कम बनाता है। कोई व्यक्ति जिम जाता है तो जिम जाने के बाद क्या वो वसा खाता है या प्रोटीन खाता है? क्या खाना चाहिए जिम का जाने के बाद? प्रोटीन, है ना? क्योंकि मांसपेशी और त्वचा, बाल, नाखून सब किससे बने हैं? प्रोटीन से बने हैं। तो यू नीड मोर प्रोटीन देन फैट्स, है ना? लिखिए, 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 लिखिए। खुरदरी ईआर। खुरदरी ईआर। ईआर मतलब अंतःप्रद्रवी जालिका, मैंने पहले ही बता दिया। खुरदरी ईआर। खुरदरी ईआर, रफ ईआर, क्या बोलेंगे इसको? रफ ईआर। रफ ईआर। रफ ईआर। रफ ईआर राइबोसोम के साथ मिलकर, राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है।
राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। जबकि स्मूथ ईआर, चिकना ईआर, चिकनी ईआर, जबकि स्मूथ ईआर वसा निर्माण का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? वसा निर्माण का कार्य करता है। SER वही हो गया ना, स्मूथ ईआर। RER वही हो गया रफ ईआर। SER RER। लेकिन सोचो, जो लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं जिनकी बायोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है। और सही मानिए ये सारी बातें 10वीं क्लास से नीचे की है। एक भी चीज 10वीं क्लास के ऊपर की नहीं बोली मैंने अभी तक। अभी तो यूपीएससी की तैयारी में हम गए ही नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रिज है ना। ये तो अभी हम धीरे धीरे आपको याद दिला रहे हैं कि देखो तुमने 10वीं पास की है, तुम्हें सब कुछ आता है। मैं मानता हूं कि धीरे धीरे हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि 10वीं पास करके भूल गए तो भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, ये गलत है। अब आईएएस की तैयारी में हम सभी चीजों को याद करना है। वो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सारी चीजें काम आएंगी अब। राइट, चलिए। तो ईआर जो है उसके बारे में जानकारी मिल गई आपको, ठीक है। अब आइए देखिए, आप राइबोसोम भी पढ़ लिया, ईआर भी पढ़ लिया। एक और पॉइंट लिखिए, इसी के बाद हम पढ़ लेते हैं क्या, राइबोसोम। तो एक लिख लीजिए, राइबोसोम। राइबोसोम और लिखिए और लिखिए राइट। नहीं, एडवांस में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे। एडवांस में अभी मैं सुबह से तो एडवांस ही पढ़ा रहा हूं। जीनोमिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेम सेल थेरेपी, जीएम क्रॉप्स, बायोलॉजी के पोर्शन है ये। क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी, हम ये पढ़ेंगे। अभी आईएएस की तैयारी कहां कर रहे हो आप? किसने बोल दिया, किसने कहा आईएएस की तैयारी कर रहे हो आप? ये ब्रिज है, ये बेसिक है। बेसिक से सवाल बहुत कम आए हैं आज तक, नहीं आते। तैयारी के ऊपरी पायदान से सवाल आते हैं, नीचे से नींव तो डालोगे ना, या हवा में बिल्डिंग बना दोगे? नींव दिखता नहीं, लेकिन बिल्डिंग की मजबूती का कारण ही नींव होता है। राइट, नींव दिखता नहीं, लेकिन बिल्डिंग की मजबूती का कारण ही नींव होता है। नाम ही नहीं सुना, ठीक है, सत्य। अगर आपने नाम नहीं सुना तो इसमें क्या गलती है आपकी? कोई गलती थोड़े ना है, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और कभी अगर आपको इस बात को जानना हो कि क्या पढ़ना होता है, तो मेरा ही नाम सर्च कर लो यूट्यूब पे जाके, रितेश आर जायसवाल, और देखो यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। और यूट्यूब के इस लेक्चर को एक आध को तो देखो यार। आप जाइए ना यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च कीजिएगा, रितेश आर जायसवाल, और आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों लेक्चर, दोनों तरह के लेक्चर्स मिल जाएंगे। एक आध को देखो ताकि आइडिया लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम बड़ी छोटी सी कोशिका संरचना है, बड़े छोटे से हैं, बहुत ही छोटे, इतने छोटे कि दिखते विखते भी नहीं है ढंग से, है ना। देख रहे हो आप, यहां पे देखो आप, इसमें देख रहे हो राइबोसोम कितना छोटा चिपका हुआ है इधर। तो लिखिए राइबोसोम के बारे में, यह अत्यंत छोटी, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म कोशिका संरचना है।
अत्यंत सूक्ष्म कोशिका संरचना है। जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन प्रोटीन का निर्माण है। प्रोटीन का निर्माण है। तो प्रोटीन बनाता है ना। एक राइबोसोम कैसा दिखता है पता है आपको? यह ऐसा दिखता है, ऐसा। यह राइबोसोम की संरचना है, ऐसा दिखता है। लेकिन इतना बड़ा है ना, ये इतना बड़ा तो मैंने बनाया है, होता तो बहुत ही छोटा है। राइट। चलिए, तो ये भी बात हो गई आज, बहुत बढ़िया। तो राइबोसोम की बात भी हमने पढ़ ली। अब बारी आती है किसकी? देखिए क्या बच गया जी, है ना। अब बच गया इस पूरे लिस्ट में, जो हमने लिस्ट बनाई थी शुरू में ही, उसमें बच गया आप गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी भी करते हैं, गोल्जी बॉडी, आइए, है ना। तो नेक्स्ट जो है उसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय। डायग्राम दिखाऊं? गोल्जी काय का डायग्राम? कोई बात नहीं, दिख जाएगा इसी में। अभी था ना, इधर ही देखो, इसमें गोल्जी काय भी दिख रहा है। देखो आप, गोल्जी काय कहीं दिख रहा है क्या? ये जो स्ट्रक्चर है ये गोल्जी काय है, देख रहे हैं आप? ये गोल्जी काय है। हाँ, स्टेरॉयड का संश्लेषण एसीआर में ही होता है विपिन। वो भी एसीआर में ही होता है। अब देखो, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसने राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाया। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट्री हो और फैक्ट्री प्रोटीन बना रहा हो। लेकिन प्रोटीन बनाने के बाद प्रोटीन को कहीं रखना भी तो होगा, क्योंकि खूब सारे प्रोटीन बना लिए, अब कहीं तो रखोगे, और कहीं रखोगे तो उसके लिए गोदाम चाहिए ना। क्या चाहिए? गोदाम। देखते ना, अगर आपके आसपास में कोई फैक्ट्री हो, या आपकी कोई अपनी फैक्ट्री हो, या आपके किसी संबंधी की फैक्ट्री हो, राइट, तो आप देखेंगे क्या कि उनकी फैक्ट्री भी है, और फैक्ट्री में जो सामान बनता है उसको एक गोदाम में रखते हैं कुछ देर के लिए, और फिर गोदाम से वो धीरे धीरे बाजार की मांग के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप वहां से सप्लाई किया जाता है। तो गोल्जी बॉडी गोदाम है। किसका गोदाम है? गोल्जी बॉडी गोदाम है प्रोटीन का। शरीर में जब प्रोटीन बनती है, ज्यादा तो प्रोटीन की आवश्यकता है, तो प्रोटीन बनने के बाद ये सारी की सारी प्रोटीन कहां के जमा हो जाती है? गोल्जी बॉडी में, राइट। और गोल्जी बॉडी में जमा हो जाती है, और गोल्जी बॉडी प्रोटीन को रखे रहता है, उसकी पैकेजिंग करता है, प्रोटीन के पैकेट बनाता है, और पैकेट बना बना के उसको फिर बाहर भेजता है जहां जिसकी आवश्यकता हो। गोल्जी बॉडी क्या करेगा? नाखून बनाएगा, तो नाखून के अंदर जोड़ देगा उसको, नाखून और लंबे हो जाएंगे। अब बताओ कि नाखून जो है वो ऊपर से बढ़ता है या अंदर जड़ की तरफ से बढ़ता है? बताइए जरा। बाल ऊपर से बढ़ते हैं या बाल जो होते हैं वो जड़ों की तरफ से बढ़ते हैं? बताएंगे? अंदर से, जड़ से। तो जड़ में बहुत सारी कोशिकाएं हैं ना, हर एक बाल के जड़ों में कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं में राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बना के गोल्जी बॉडी को दे रहा है, गोल्जी बॉडी उसको बाल में जोड़ दे रहा है।
तो बाल जड़ों से बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाल प्रोटीन है, नाखून प्रोटीन है, मांसपेशी प्रोटीन है, शरीर के सभी उत्तक प्रोटीन है, शरीर बना ही प्रोटीन से है। प्रोटीन के अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे हड्डियां प्रोटीन भी है और कैल्शियम भी है, लेकिन प्रोटीन तो पक्का ही होगा। तो गोल्जी बॉडी के बारे में बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा कि गोल्जी बॉडी का काम क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, फैक्ट्री ने अपना काम पूरा कर दिया। तो फैक्ट्री की काम पूरा होने के बाद अब क्या करना है, अब आगे की कहानी। और आगे की कहानी में अब क्या होगा, बस ठीक है, लिखिए। लिखिए, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य प्रोटीन का संग्रहण, प्रोटीन का संग्रहण, प्रोटीन में आवश्यक बदलाव, प्रोटीन में आवश्यक बदलाव और उसकी पैकेजिंग है, और उसकी पैकेजिंग है। क्या है, उसकी पैकेजिंग है। आवश्यक बदलाव और उसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग मतलब पैकेट बना के डिलीवरी कर देना। पैकेजिंग हो गई तो डिलीवरी हो गई। तो फिर से बोल दूं, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य प्रोटीन का संग्रहण, उसमें आवश्यक बदलाव और उसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग मतलब पैकेट में बदलना, ताकि उसकी डिलीवरी आसान हो जाए। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए, तो गोल्जी बॉडी भी देख लिया आपने। आवाज, हाँ जी बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर क्या डाउट है? ऊपर से किसने कहा? अंकुश कह रहा है ऊपर से। अरे जड़ों से मोहब्बत के साथ जाओ। अब आइए, किसकी बारी आती है? लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम के बारे में कुछ तो कहा गया है, आप सबको पता होगा। लाइसोसोम के बारे में, कोशिका में लाइसोसोम के बारे में भी कई बातें कही गई हैं। कोई बताएगा कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं कोशिका में? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, उसके अलावा हम हरित लवक को किचन कहते हैं, रसोई गृह कहते हैं, तो फिर लाइसोसोम को क्या कहते हैं? थ्री पेरेंट बेबी जो है ना, टीना, वो बायोटेक का सब्जेक्ट है, वो आएगा, डोंट वरी। एमडीएनए मैं बताऊंगा आपको। रॉ ने कहा आत्मघाती, आत्मा की थैली नहीं, आत्मा की थैली नहीं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना, आत्महत्या की थैली। सोचिए कितनी विचित्र बात है। तो चलिए, अगली कहानी वही है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को कहते हैं, इसको कहते हैं हम आत्महत्या की थैली। दैट इज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या कहते हैं इसको? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कारण क्या है कि लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम, एक कोशिका में लाइसोसोम है। जैसे मान लो ये सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, ये साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में एक लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है।
और लाइसोसोम में भरा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है एक बड़ा ही खतरनाक एंजाइम। एंजाइम का काम क्या होता है? पचाना। एंजाइम का क्या काम होता है? पचा देना। राइट। तो इसके अंदर भरा हुआ है, लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है शक्तिशाली एंजाइम। राइट। क्या पाया जाता है इसमें? शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम जानते हैं? अच्छा, एंजाइम को पाचन तंत्र में पढ़ते हैं ना हम, एंजाइम। और एंजाइम क्या करता है? एंजाइम किसी चीज को पचा देता है, तोड़ फोड़ के खत्म कर देता है। राइट। तो लाइसोसोम के अंदर बड़ी शक्तिशाली एंजाइम है। शक्तिशाली मतलब पावरफुल। और ये एंजाइम किसी भी चीज को पचा सकता है। इसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी चीज को पचा दे, है ना। और फिर क्या करता है ये करता क्या है कि ये जो एंजाइम है, इसके पास किसी भी चीज को पचाने की क्षमता है। तो कभी अगर ये लाइसोसोम फट गया कोशिका में, अगर कोशिका में लाइसोसोम फट गया तो एंजाइम बाहर रिलीज हो जाएगा। और जब एंजाइम बाहर रिलीज हो जाएगा तो पूरी कोशिका ही मर जाएगी। लाइसोसोम भी गया और कोशिका भी गई। इसलिए कहा आत्महत्या की थैली, क्योंकि जहां रहता है उसी को मार सकता है। राइट। जहां वो रहता है उसी को मार सकता है। तो शक्तिशाली एंजाइम का मतलब है कि किसी को भी पचा सकता है। किसी को मतलब कोशिका को भी पचा सकता है। तो एक पॉइंट लिखिए, लाइसोसोम लाइसोसोम में अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। अत्यंत शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। जो किसी भी पदार्थ को जो किसी भी पदार्थ को विघटित कर सकता है। विघटित मतलब तोड़ फोड़ सकता है। किसी भी पदार्थ को विघटित कर सकता है तथा संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर सकता है। संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर सकता है। संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर सकता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? बताइए जरा। लाइसोसोम का होना अच्छी बात है या बुरी बात है? बताइए। लाइसोसोम का काम अच्छा या बुरा है? मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए, मैं आता हूं। तब तक बताइए।
किसी ने कहा अच्छा भी और बुरा भी। शिवम कह रहे हैं अच्छा है सर। लेकिन ये तो कोशिका को मार रहा है ना। और अच्छा होता तो आत्महत्या क्यों कहते? आत्महत्या कोई अच्छी बात है क्या? अच्छा, जो लोग अच्छा कह रहे हैं वो बताओ, आत्महत्या कोई अच्छी बात है? डू यू कंसिडर सुसाइड इज अ गुड एक्ट? आई वुड नेवर कंसिडर इट। देखो, ये बेसिकली क्या है ना, लाइजोसोम के साथ अन्याय हो गया। इल्जाम गलत लग गए इसके ऊपर, बेचारा फंस गया। क्योंकि जब हम विज्ञान समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, कोशिकाओं के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे, उस दौर में वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं थी। और पूरी जानकारी जब नहीं थी तो उन्होंने कह दिया कि लाइजोसोम के पास एंजाइम है, एंजाइम से कोशिका को मार खत्म करता है और इसलिए ये आत्महत्या की थैली है। जबकि ऐसी बात है नहीं। आगे जब इसकी समझदारी और डेवलप हुई, जब और हमने इसके बारे में पढ़ा, तो पता चला कि ये तो स्वस्थ कोशिका को मारता ही नहीं, ये तो बीमार कोशिकाओं को मारता है, ये तो खराब हो चुकी कोशिकाओं को मारता है। ये ऐसी कोशिकाएं जो बड़ी कमजोर हो चुकी हैं, जिनके अंदर के पार्ट पुर्जे घिस चुके हैं, उसको मारता है। और ऐसे भी इन कोशिकाओं को तो हटाना ही है। हमारी आयु जो है वो 70, 80, 90 साल तक हो सकती है। और 70, 80, 90 साल की आयु में हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं और टूटती हैं, मरती हैं। पढ़ा होगा ना आपने बचपन में कि आरबीसी 120 दिनों में मर जाता है। तो आरबीसी 120 दिनों में मर जाता है, तो क्या हम भी 120 दिन में मर जाते हैं? नहीं। आरबीसी आज अभी इस समय इसी क्षण लाखों आरबीसी मर गए मेरे बॉडी में, लेकिन उतने ही आरबीसी बन भी गए। तो एक वैज्ञानिक अनुमान यह है कि हमारे शरीर में प्रति सेकंड 2.5 लाख से 3 लाख के करीब में कोशिकाएं मरती हैं और उतनी ही नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो मर के कोशिकाएं कहां जाएंगी? लाइजोसोम पचा के खत्म करेगा। लाइजोसोम पचा वचा के खत्म कर देगा। देखते ना, लोग ब्लड डोनेट करते हैं, और अगर आपने ब्लड डोनेट किया तो 3 महीने बाद दोबारा कर सकते हो, 120 दिनों के बाद, 90 दिनों के बाद दोबारा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तब तक फिर से ब्लड बन जाता है। तो लाइजोसोम आत्महत्या की थैली बिल्कुल नहीं है। लाइजोसोम सिर्फ उन कोशिकाओं को मारता है जो वृद्ध है, खराब है, कमजोर है, उनको मार के हटाता है। तो बेसिकली ये शरीर की सफाई कर रहा है। ये पुरानी कोशिकाओं को हटाकर और नई कोशिकाओं को आने का मार्ग खोल रहा है। सबसे मजेदार बात कि लाइजोसोम कब मारता है? जब कोशिकाओं के अंदर वायरस घुस गया हो। याद करो, वायरस टेररिस्ट था ना। हमने पहली क्लास में बात की थी ना कि वायरस क्या है? टेररिस्ट है। और टेररिस्ट है और घर में घुस गया, और घर में घुस के और घर के लोगों पर अत्याचार करने लगा। तो बताइए, आपके मोहल्ले में एक घर हो और उस मोहल्ले के घर में, आपके पड़ोसी के घर में टेररिस्ट घुसा हो, तो ये तो बड़ा खतरा है ना। अगर पड़ोसी के घर में टेररिस्ट घुसा हो तो वो पड़ोसी का घर तो बर्बाद, लेकिन खतरे आपके घर पे भी है, क्योंकि आपके पड़ोस में है वो। राइट? यू गेट द पॉइंट? तो हम क्या करते हैं? आप देखा होगा ना, कई बार ऐसा मूवी में देखा होगा, या फिर सही में भी ऐसा होता है कि मान लो कि किसी कॉलोनी के किसी घर में, टेररिस्ट घुस गया और घुस के अंदर आतंक मचाया हुआ है। तो सुरक्षा बल आ जाएंगी, पुलिस, आर्मी, सब आ जाएंगे और सब मौका देखेंगे। और एक ऐसा मौका आया कि जब घर में टेररिस्ट है और बाकी लोग बाहर आ गए, घर के लोग बाहर आ गए, तो एक तरीका और है कि क्यों ना हम घर ही उड़ा दें, रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग दें और पूरा घर ही खत्म हो जाए। क्योंकि पूरा घर उड़ा देंगे तो टेररिस्ट भी मर जाएगा ना। लाइजोसोम वही काम करता है। अगर इस कोशिका में
कोई वायरस आके और कब्जा कर ले, तो कई बार लाइसोसोम अपने एंजाइम को रिलीज करके और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। साथ ही साथ कौन नष्ट हो जाता है? वायरस भी नष्ट हो जाता है। तो बताइए, ये तो अच्छा काम कर रहा है, ये तो हमारे शरीर को बीमारी से बचा रहा है, ये तो सुरक्षा का काम कर रहा है, प्रहरी का काम कर रहा है। राइट? आपको पता है कि लाइसोसोम की सबसे अधिक संख्या डब्ल्यूबीसी में होती है। डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है? श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि सफेद रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, जिसको कहते हैं कि हमारे शरीर के सैनिक हैं ये। और हमारे शरीर के सैनिक क्यों हैं? क्योंकि ये लड़ते हैं। और ये श्वेत रक्त कोशिकाएं हथियार के रूप में लाइसोसोम का इस्तेमाल करते हैं। गोला है इनके पास, लाइसोसोम। अच्छा, पता है ये डब्ल्यूबीसी कैसे काम करता है? ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे काम करती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी शरीर में घूम रहा है और सामने से एक वायरस आ रहा है। वायरस टेररिस्ट है, वो कोशिका ढूंढ रहा है जिसमें प्रवेश करके वो आतंक मचाएगा। डब्ल्यूबीसी जाके पता है क्या कहता है? ऐसे खड़ा हो जाता है डब्ल्यूबीसी कि आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, मैं भी तो कोशिका हूं, मेरे अंदर आ जाओ, है ना? और जैसे ही वायरस डब्ल्यूबीसी के झांसे में आता है और उसके अंदर प्रवेश कर जाता है, तो डब्ल्यूबीसी के पास बहुत सारे लाइसोसोम है और वो लाइसोसोम को बस्ट करके और फिर खुद भी मर जाता है और अपने अंदर प्रवेश किए वायरस को भी मार डालता है। तो बताइए, ये तो रोग से बचा रहा है। तो रोग से बचाने वाली चीज को आत्महत्या की थैली कैसे कह दी हमने? अज्ञानतावश। क्योंकि तब जिस समय इस बात को लिखी और पढ़ी जा रही थी शुरुआती दौर में, उस समय इतनी ज्ञान हमारी हुई नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न बायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे हमारी स्टडी, एनालिसिस, अध्ययन और आगे बढ़ा, तो हमें लगा कि दिस वॉज रॉन्ग, दिस इज नॉट सुसाइड बैग, लाइसोसोम इज अ गुड एलिमेंट ऑफ द सेल, ये तो प्रतिरक्षा में काम कर रहा है। ठीक है, तो लिखिए, 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 लाइसोसोम सिर्फ खराब, लाइसोसोम सिर्फ खराब, पुरानी और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। खराब, पुरानी और संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करता है। तथा शरीर की प्रतिरक्षा में, शरीर की प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब रोग से बचाने की क्षमता, शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी सबसे बड़ी संख्या, इसकी सबसे बड़ी संख्या, इसकी सबसे बड़ी संख्या डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। पाचन थैली नहीं कहते, पाचन थैली का काम इसमें होता है, हमारे शरीर में नहीं होता, अमीबा वगैरह में होता है। टीना, उतने डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। राइट? ठीक है, अब आइए, अब हमारी जो कोशिका की बातचीत चल रही थी, आपको याद होगा, वी स्टार्टेड
कहाँ रख दिया मार्कर मैंने? ओके, ढूंढने दो, यहां है। राइट। अब कोशिकांग हम सब पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा ना, हमने कोशिका को 3 भागों में बांटा था। हमने आवरण के स्तर पे माइट क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोशिका भित्ति। राइट। फिर हमने कोशिकांग की पूरी लिस्ट कंप्लीट कर ली जो जरूरी है। राइट। और एक और बच गया, वो है केंद्रक। तो चलिए थोड़ी सी बात की शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक, नाम ही है केंद्रक। और इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल, या इसको कहते हैं कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ये कोशिका का ब्रेन है या कंट्रोल रूम है? कोशिका, जैसे हमारे बॉडी में मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क हमारे शरीर के सारे क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से हमारे कोशिका में ये ब्रेन है। मैं फिर से कोशिका बनाता हूं, देखो आप, ये एक सेल है, ये एक सेल है ना, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, और इसी के अंदर ये देखिए आप ध्यान से, दूसरे रंग से बना दूंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है केंद्रक। और केंद्रक में पाई जाती है क्या? डीएनए। तो ये सेल है और सेल के अंदर ये है केंद्रक, दिस इज केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या पाया जाएगा? इसके अंदर पाया जाएगा डीएनए। अब इसी केंद्रक को थोड़ा बाहर निकाल के देखते हैं। अब इस केंद्रक को बाहर निकालो, तो केंद्रक को जब बड़ा करोगे ना, तो केंद्रक कुछ ऐसा दिखेगा। केंद्रक कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इट विल लुक लाइक दिस। राइट। इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहेंगे इसको? ये दोहरी परत का आवरण दिख रहा है, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। जैसे कोशिका झिल्ली होती थी ना, प्लाज्मा झिल्ली, वैसे ही केंद्रक झिल्ली है। और इसके अंदर एक गाढ़ा सा द्रव भी होगा, इसके अंदर एक द्रव है। इस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। जैसे कोशिका द्रव्य होता है ना, वैसे ही केंद्रक द्रव। और इसी के अंदर मिलेगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है उलझे हुए धागे की समान संरचना, जिसको कहते हैं क्रोमेटीन। क्या कहते हैं? क्रोमेटीन मटेरियल, क्रोमेटीन मटेरियल। क्या कहते हैं इसको? क्रोमैटीन पदार्थ, क्रोमेटीन पदार्थ, क्रोमेटीन मटेरियल। चलिए बनाइए, जरा नाम लिखिए।
हो गया? सवाल है, सवाल ये है कि इधर देखो आप यहां ध्यान से कि यहां पे डीएनए है, इस जगह पे क्या है, हमने डीएनए लिखा, यहां पे तो क्रोमेटिन लिख दिया। ऐसा कैसे? क्योंकि क्रोमेटिन में ही डीएनए है। क्रोमेटिन में दो चीजें हैं, है ना? अगर हम इस क्रोमेटिन को बांटे, यही है मुख्य पदार्थ, बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्रोमेटिन को अगर हम बांटे तो क्रोमेटिन में दो चीजें हैं, एक है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारा आनुवांशिक पदार्थ, और डीएनए के साथ एक और चीज है और वह है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। शरीर की तमाम संरचनाओं का निर्माण प्रोटीन से हुआ है, तो हर जगह प्रोटीन तो मिलेगा। ऐड करो। क्रोमेटिन पदार्थ के अंदर दो भाग, पहला भाग डीएनए और डीएनए के साथ पाया जाने वाला भाग क्रोमेटिन पदार्थ। तो अकेला नहीं है, इट्स नॉट अलोन। अब सवाल है कि डीएनए और हिस्टोन कैसे एक साथ? पतंग उड़ाते हैं आप? पतंग तो उड़ाते होंगे, किनको किनको पतंग उड़ाने आता है? पतंग उड़ाने किनको किनको आता है? और जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग में आप धागे का इस्तेमाल थोड़े ना करते हैं, आप मांजा, मांजा का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो मांजा क्या होता है? मांजा वाला धागा क्या होता है? धागा और उसके ऊपर मांजा, और मांजा लगाने से धागे की मजबूती बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। वैसे ही डीएनए है, डीएनए है धागा और हिस्टोन है मांजा। देखिए, पतंग उड़ाने के लिए मेन तो धागा है, धागे से भी पतंग उड़ा लेंगे लेकिन मजबूती नहीं मिलेगी। तो अगर मजबूती चाहिए तो मांजा लगा लो। तो डीएनए धागा है, मुख्य तो डीएनए ही है, लेकिन अगर उस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लपेट दिया गया तो दोनों मिलके थोड़ा और स्टेबल, थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और अस्थाई हो जाएगा, और उसी को कहेंगे हम क्रोमेटिन पदार्थ। क्रोमेटिन पदार्थ। मुझे भी नहीं आता पतंग उड़ाना, मैं भी नहीं उड़ा पाया बचपन में कभी। लेकिन अगर पतंग उड़ाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मांझा तो पता ही होता है सबको, ठीक है? तो डीएनए जो है वो है अनुवांशिक पदार्थ, और यह है सुरक्षा देने वाला पदार्थ। तो यहीं पे क्या लिखेंगे डीएनए के बारे में? डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ, यानी इसी पे सारे सूत्र लिखे हैं। और ये क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है ना? धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा भरोसा अपने पे बनाओ, अपने पे, खुद पे। आपको समझना है, थोड़ा बल लगाना पड़ेगा। यूपीएससी की तैयारी है, यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षा। पास करने के बाद आईएएस बनते हैं तो आसानी से पास नहीं होगा, जीवन खपा देना होगा 3-4 साल, तब होगा। तैयार रहो फिर।
अगर आप में से कोई ये सोच के आया कि आराम आराम से हंसते खेलते हो जाएगा, नहीं होगा, मैं पहले ही बोल देता हूं। 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 20 साल में हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन देखा है मैंने, और उन्होंने कितनी मेहनत की इसका गवाह हूं मैं। तो प्लीज बी रेडी फॉर हार्ड वर्क, बी रेडी फॉर हार्ड वर्क, राइट। और अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो मैं आपके साथ हूं, क्लास में भी और क्लास के बाद भी। जिस तरह की हेल्प चाहिए आई विल डू इट। एग्जामिनेशन के लिए जिस तरह की हेल्प चाहिए मैं हूं, एग्जामिनेशन के संदर्भ में। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया कि सब सर चप्पल टूट गया कहां बनवाएं, वो नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे, अगर आपकी आज्ञा हो तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। परफेक्ट, वेरी गुड। अब मेरी बैटरी खत्म हो चुकी है ना, तो अब रहने दो। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टेक केयर, बाय बाय।